का जो अध्याय है ये बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है। ठीक है, प्रेम क्या है, प्यार क्या है और इसको कैसे निभाया जाता है। ठीक है, इसी पर आधारित आज बहुत ही सुंदर कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान दो इधर। ठीक है, जिसका नाम है उसने कहा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है इनके राइटर? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये कहानी है और ये ऐसी कहानी है जिस पर अब तक कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं। ठीक है, कई फिल्में और सफल फिल्में। ऐसी कहानी है ये। प्यार का मतलब यह नहीं होता है किसी को हासिल करना। प्यार का मतलब होता है निस्वार्थ समर्पण, अपने आप को त्याग दीजिए। ठीक है, हम आपसे प्रेम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमसे प्रेम कीजिए, यानी आपसे हम कुछ लेना चाह रहे हैं, तो हम प्रेम कर रहे हैं कि बनयोटी कर रहे हैं? तब तो बनयोटी कर रहे हैं ना। जहाँ लेने और देने की बात हो जाए वहाँ प्रेम नहीं है। भक्त जब भगवान से प्रेम करते हैं तो मंदिर में जैसे शीश नवाते हैं तो कहते हैं कि भगवान हमको मैट्रिक पास कर दीजिएगा। नहीं, लड़का सब भगवान के पास जाएगा, भगवान बढ़िया नौकरी वाले लड़के से बिहार करा दीजिएगा ताकि बर्तन धोते रहें हम सब दिन, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मांग रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप जिससे प्रेम करते हैं या आपको अपने प्रेम पर विश्वास नहीं है। ये आज इसी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। उसने कहा था, बहुत अच्छी कहानी है, 5 भागों में बटी हुई ये कहानी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से पहले की कहानी है ये। ठीक है, जिस समय अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाही भर्ती होते थे, कंपनी की फौज होती थी और उस फौज में भारतीय सिपाहियों को रखा जाता था। उस समय की ये कहानी है। उसने कहा था 7 जुलाई 1883 ईस्वी, राजस्थान का जयपुर शहर। कहाँ का? राजस्थान का जयपुर शहर, जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर इनका जन्म हुआ था, गुलेरी साहब का। हालांकि इनका मूल निवास था हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला और वहाँ का एक गांव था एक गुलेर, इसलिए इनके नाम के साथ क्या लगा हुआ है? गुलेरी। ठीक। संस्कृत की शिक्षा बचपन से हासिल करने के बाद इन्होंने इलाहाबाद, कोलकाता आदि विश्वविद्यालयों से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए भी किया। जयपुर राज दरबार में नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए और वहाँ छात्रावास अधीक्षक के रूप में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। कई कहानियों को नहीं बल्कि केवल 3 कहानियों को लिखकर हिंदी साहित्य में अजेय होने वाले, अमर होने वाले साहित्यकार थे गुलेरी जी। इनकी 3 कहानियाँ बस, एक सुखमय जीवन जो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, एक बुद्धू का कांटा, यह भी 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इनके जीवन की या इनके लेखन की सबसे अद्भुत रचना उसने कहा था, 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस पर पंजाबी में भी फिल्में बनाई गई हैं, हिंदी में भी फिल्में बनाई गई हैं, फिल्में इस पर बनी हैं। आज वो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये कहानी, इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? कहानी जो है या कविता जो है या कुछ कविताएं, कुछ कहानियाँ प्रसादांत होती हैं। ठीक है, साहित्य समाज का आईना होता है। किसका आईना होता है? समाज का। साहित्य जो है यह समाज का आईना है। जो समाज में बीतता है वही साहित्य में दिखता है। ठीक है, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने समय में जो कहानियाँ लिखी वो उस समय का समाज था। बाणभट्ट की जीवनी उस समय लिखी गई थी, ये अपने समय का समाज था। उसके बाद आप लोग नाम सुने होंगे
चंद्रकांता, नाम सुना है? चंद्रकांता संतति, देवकी नंदन खत्री, ये उनका उपन्यास था। ये ऐसा उपन्यास था जिनको पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखना पड़ा लोगों को, और इस पर कई सीरियल्स बने, बहुत धारावाहिक बना इस पर, चंद्रकांता नाम से। तो हिंदी से प्रेम करने वाली ये कहानी है, उसने कहा था। और ये कहानी बताती है कि यदि किसी से प्रेम कीजिए तो उससे समर्पण के भाव से प्रेम कीजिए, अपने आप को न्योछावर कर दीजिए। किसी को यदि हासिल करना हो, किसी को यदि पाना हो, तो उसके पीछे वक्त देना पड़ता है। ठीक है, आज का जो समाज है, आज का जो युवक है, आज का जो विद्यार्थी है, वो वक्त बेकार चीज़ों के पीछे देता है, वक्त अपने पीछे नहीं देता है। सबसे अच्छा वक्त किसको दीजिए? अपने आप को दीजिए, सबसे अच्छा वक्त, चाहे वह पढ़ाई के लिए हो, चाहे वह आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हो। विशुद्ध प्रेम खुद से प्रेम करना है, विशुद्ध प्रेम है। और यदि किसी और से प्रेम करते हैं, चाहे वह आपकी प्रेमिका हो, चाहे वह आपकी माँ हो, चाहे वह आपकी बहन हो, चाहे वह आपका गुरु हो, चाहे वह आपका जो हो, उससे समर्पण के भाव से प्रेम कीजिए कि हमसे जितना लेना है ले लीजिए, आपसे हमको कोई उम्मीद नहीं, बस आपसे उम्मीद इतनी है कि हमको मांगना नहीं पड़े। कृष्ण का मित्र कौन था जी? सुदामा। तो सुदामा जो कृष्ण का मित्र था, जब वो चला अपने घर से, जब उनकी पत्नी उनको ताना देती थी कि बच्चे भूखे सोते हैं और आप कहते हैं कि कृष्ण हमारा मित्र है, तो जाइए कुछ सहायता ले आइए अपने मित्र से, कुछ तो देंगे, राजा हैं वो। और सुदामा जी बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। मांगते तो उनके गांव में कई घरों में मांग करके अपने बच्चों का पेट पाल सकते थे, लेकिन वो मांगते केवल 5 ही घर में थे। 5 घर से छठे घर में कभी जाते नहीं थे। 5 घर में जो मिला, मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और वही उनका भोजन होता था। बात की कहानी आप लोग जानते हैं कि जब सुदामा पहुँचे कृष्ण के पास, तो उनकी पत्नी मांग करके चावल दी थी कि जब मित्र के यहाँ जाएंगे तो कुछ तो मिठाई उठाई लेके जाइएगा। तो चावल लेकर के गए थे वो, है ना, वही चावल कृष्ण ने खाया था। क्या सुदामा को मांगना पड़ा था कि हमको घर दे दो? बिना मांगे कुछ नहीं मांगा उन्होंने। कहा मित्र कैसे? तो कहा एकदम बढ़िया है, जिसका कृष्ण जैसा मित्र हो उसको क्या दुख हो सकता है। महीनों रहा और वहाँ से लौट करके चला तो उसके मन में संशय था, अब संशय आया। अब तक संशय नहीं था, अब तक मित्रवत प्रेम उनके मन में था, और उसने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा कि देखो हम गरीबी में जी रहे हैं, मुंह ही नहीं खुला उनका। और क्या दोस्ती निभाई कृष्ण ने। एक राजा और एक रंक की क्या दोस्ती हो सकती है। हम लोग दोस्ती करते बराबर वालों को ढूंढते हैं कि हमरे जैसा कौन होगा। यदि हमारे पास पल्सर है तो टीवीएस वाले से दोस्ती नहीं करेंगे, पल्सरे वाला से दोस्ती होना चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या दिखाया संसार को कि देखो प्रेम किसको कहते हैं। दरवाजे पर से लौट गया सुदामा जी, और तब कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए आते हैं और पूरे समाज के सामने उसको उठा करके गले लगाते हैं, ताकि पूरा समाज जाने कि मित्रता क्या है। उसमें ये बराबरी देखने की कोई बात नहीं थी, ये समर्पण था। और मांगना नहीं पड़ा सुदामा को। जब लौट करके गए रास्ते में तो उनके मन में अब संशय हो रहा था कि अब पत्नी को क्या जवाब देंगे। जब घर पहुँचे तो देखा वहाँ तो बड़ा सा महल बना हुआ है, सोने चांदी हीरे जवाहरात के जेवरों से लदी पड़ी उनकी पत्नी उनको आवाज़ देती कि आइए अंदर। कृष्ण ने तो बिना मांगे सब कुछ दे दिया। तो ये समर्पण था। यानी मांगना पड़ गया तो फिर प्रेम नहीं है, तब तो समझिए आप बनियोटी कर रहे हैं, पैसा दो सामान लो, सामान लो पैसा दो, ऐसा प्रेम नहीं। तो एक कहानी शुरू होती है पंजाब के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर अमृतसर से। अमृतसर का बाज़ार जो बहुत सजा पड़ा है, लदा पड़ा है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और 1915 की ये कहानी है, यानी आज़ादी से लगभग 3 दशक पहले की कहानी है ना, 30 साल पहले की कहानी। तो अमृतसर का वो बाज़ार जो बिल्कुल लदा पड़ा है, चारों ओर सामान बिखरे पड़े हैं। उस समय इक्के वाले, जिसको टमटम कहते हैं हम लोग, उस समय इक्के वालों का प्रेम
और वो जो इक्का चलाता था, घोड़ी या घोड़ा जो उसमें लगा रहता था, अधिकांशतः टमटम में घोड़ी ही चलती थी। तो जब वो चलता था तो टमटम जब चला करता था सड़क पे, तो वो इक्के वाले सबको कहते थे हट जाओ, भीड़ रहती थी। बड़ा प्रेम से गाना उना गा करके, नहीं किसी से ऐसा ना कहना भी बताए थे ना एक दिन क्लास में, ना भी ऐसे कहिए कि किसी को लगे कि थप्पड़ नहीं मारा गया है। तो वो लोग सबसे इसी तरह प्रेम करते थे। उसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में अचानक एक टमटम में जुती हुई घोड़ी बिदक जाती है और वह टमटम को लेकर के बीच बाजार में दौड़ने लगती है, अनियंत्रित होकर के। इक्का वाला बेचारा उसको बहुत नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन होता नहीं है। तो सड़क पे जितने लोग थे सब इधर उधर भाग रहा था और बाजार तो सजी हुई थी। उसी इक्के के नीचे एक 12-13 वर्ष की लड़की रही होगी या 15 वर्ष की लड़की रही होगी। अचानक लगा कि अब इसके ऊपर इक्का चढ़ जाएगा, टमटम चढ़ जाएगा, और वहीं पे एक लड़का आता है, लड़की को उठा करके दूसरी तरफ कर देता है, उसके ऊपर घोड़वा टांग दे देता है। बेचारा वो मार खा लेता है, लेकिन हीरोइन को कुछ होने नहीं देता है। अब ये स्थिति देख करके लड़की के हृदय में उसके लिए प्रेम पनपता है। फिर दोनों में धीरे धीरे बातचीत होती है कि तुम कहाँ रहती हो, तो कहा मगरे में। तुम कहाँ रहते हो, तो कहा मांझे में। किसके यहाँ आए हो, तो लड़की बताई कि हम अपने मामा के यहाँ आए हैं। इसी तरह से अब कहानी चल पड़ी। दोनों रोज़ बाज़ार आते थे, दोनों रोज़ मिलते थे, दोनों में बातचीत होती थी, और धीरे धीरे उस लड़के के दिल में उस लड़की के प्रति प्रेम पनपता है। ऐसा नहीं कि ये प्रेम एकागी था, एक तरफा था। ये प्रेम उस लड़की के हृदय में भी लड़के के लिए पनपता है। लेकिन उस समय का समाज इतना खुला नहीं था। जिसको मन इसको मोटरसाइकिल पे बैठा लीजिए, चल दीजिए, जहाँ मन तहाँ, जिस मंदिर में हो बियाह कर लीजिए, आके लौट के आइए, मम्मी बियाह कर लियो हम, ऐसा नहीं था। उस समय का समाज एक अलग तरह की ईमानदारी का समाज था। दोनों में प्रेम था, दोनों आपस में बातचीत करते थे। वहाँ मोबाइल तो था नहीं, दोनों बाजार आते थे। कोई मामा के लिए दही लेने आता था, तो कोई सामान लेने के लिए आता था। दोनों आकर के बाजार में मिलते थे रोज़, प्रत्येक दिन, और दोनों के प्रति दोनों के मन में प्रेम था, लेकिन एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। अचानक एक दिन लड़का पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? अब पंजाबी भाषा में कुड़माई का मतलब होता है सगाई, यानी तुम्हारी शादी हो गई। तो लड़की बड़ा बेमन से जवाब देती है, बुझे मन से, हाँ हो गई। देखते नहीं हो रेशम से कढ़ा हुआ सालू, मतलब दुपट्टा नहीं देख रहे हो, मेरी शादी हो गई। अब लड़कवा का तो लगा के जैसे पहाड़ गिर गया। बेचारी लड़की कह करके चली गई। लड़का अब जो है उसको लगा क्या हो गया, इतना दिन से इसके पीछे पड़े हुए, तब यही कहती है कि मेरी शादी किसी और से हो गई। इस स्थिति में अब इस स्थिति में कि जब लड़की कह देती कि हाँ मेरी शादी हो गई, तो लड़का का हालत ख़राब हो गया कि इसके पीछे इतना दिन से पड़े हुए थे, ही कह रही मेरी शादी हो गई। तो प्रेम में जब किसी को विरह मिलता है, नहीं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, लड़की कहती कि नहीं तुमसे शादी नहीं करेंगे, तो लड़का क्या करता है, दारू पीने लगता है, नहीं कहते हैं, हाथ वगैरह काट लेता है। तो उस समय तो ऐसा सिस्टम था नहीं, ठीक है। बिहार के लिए एक कॉमन बात है, कहा कि पूरी दुनिया में जब दिल टूटता है तो लोग ग्लास उठाते हैं शराब का, लेकिन बिहार में जब किसी लड़के का दिल टूटता है सीधा IAS बनता है। मैंने इतना ध्यान दे देता है पढ़ने में। तो बेचारे का दिल टूटा उस लड़के का। जिस बाजार में दुकान में सामान लेता था, पहले उस दुकानदार से लड़ाई की। दिल टूटा हुआ लड़का था, पहले दुकानदार से लड़ाई की, उससे मारपीट हुआ। रास्ते में चला तो एक ठेला वाला से टकरा गया, एगो बुढ़िया से लड़ पड़ा, एक आदमी को नाला में धक्के लिया। बेचारे का दिल टूटा हुआ। अभी तुरंत पता चला जिससे प्रेम करते थे वो है ही नहीं, उसकी शादी किसी और से हो गई।
तो ये स्थिति यहीं तक, ये भाग यहीं तक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं जर्मनी। कहाँ चलते हैं? जर्मनी, ठीक है। जर्मनी नहीं, बर्मा चलते हैं। बर्मा में भारतीय अंग्रेजी शासक की जो फौज थी वह द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ रही थी। 1914 से 1918 के बीच जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, कि पहला तो कुछ कोई बोल नहीं रहा, हम दूसरा विश्व युद्ध बोल रहे, सब शांत है। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? हाँ, ध्यान दीजिएगा, सुनने में भी रहिएगा, आप भूल मत जाइएगा। बीच बीच में हम टेस्ट भी कर लेंगे आप लोग का है कहाँ, वो कहानी सुनने में आप भूल गए कि, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो लड़ाई हो रही थी उसमें इंग्लैंड भी शामिल था, और इंग्लैंड का शासन था हमारे यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था हमारे यहाँ भारत पर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज थी उसमें हिंदुस्तान के भी लोग भर्ती थे। मैंने पहले ही कहा आप लोगों से कि हिंदुस्तान के लोग भी उसमें शामिल थे, हिंदुस्तान के लोग भी उसमें नौकरी करते थे। 77 सिख राइफल्स की एक टुकड़ी थी जिसको बर्मा भेजा गया था लड़ने के लिए। वहाँ जर्मन फौज से लड़ाई हो रही थी। एक अंग्रेजी मैम के बगीचे में उनको रखा गया था, और बर्मा को बचाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज लगी हुई थी, रोज़ लड़ाई होती थी। तो सिपाहियों का एक खेमा होता है जिसको बंकर कहते हैं। तो बंकर क्या होता है? कहीं किसी जगह ज़मीन के नीचे, ठीक है, खाई जिसको कहते हैं, ज़मीन के नीचे खाई में छिप करके सिपाही रहते हैं। तो लड़ाई चल रही है द्वितीय विश्व युद्ध की, और 77 सिख राइफल्स की वो टुकड़ी जिसमें 60 लोग थे या 50 लोग थे, उसमें जमादार लहना सिंह था, वजीरा सिंह था, उदम सिंह था, बोधा सिंह, गया सिंह आदि लोग थे। बहुत सारे सिपाही थे उसमें, लगभग 50 से 60 की संख्या थी। वो टुकड़ी उस बंकर में रहती थी, और 3 दिन से वो लोग उस बंकर में पड़े हुए थे। जैसे बाहर निकलते थे या कोहनी बाहर निकलती थी या हाथ का कोई, शरीर का कोई अंग बाहर निकलता था, तड़ाक से गोली लग जाता था। तो लोग आपस में बातचीत करते हैं कि कहाँ छिपे हुए हैं पता नहीं। ये लोग जैसे बाहर निकलते हैं तुरंत गोली पड़ती है। 3 दिन से पड़े हुए हैं, युद्ध पर भेजा नहीं जा रहा है, जब आएगा ऑर्डर तभी तो लड़ने के लिए जाएगा। तो ये लोग आपस में बात करते हैं कि देखिए, बिना लड़े सिपाही अड़ता है और बिना फेरे घोड़ा। हम लोगों को आदेश मिल जाए लड़ने के लिए तो हम लोग पूरे जर्मन को एक के बार में ख़त्म करके चले आएंगे। यहाँ बैठे बैठे जो है मन नहीं लगता है, आए हैं युद्ध पर तो युद्ध करेंगे। उस पूरी टुकड़ी में जो उस पूरी टुकड़ी का हेड था, जिसको सूबेदार कहते हैं, हजारा सिंह, ठीक है, उसका बेटा भी उस टुकड़ी में था सिपाही के तौर पे, जिसका नाम था बोधा सिंह। ये सारे लोग सिख थे, पगड़ीधारी सिख। उसी टुकड़ी में दोनों बाप बेटा नौकरी करता था। पिता सूबेदार था हजारा सिंह, और बेटा बोधा सिंह जो है वह सिपाही था। तो बोधा सिंह थोड़ा बीमार हो जाता है। नया लड़का है, नया युवक है, सबसे छोटा है उस टुकड़ी में, वो थोड़ा बीमार है, उसकी तबीयत कुछ, और युद्ध में डरा हुआ है थोड़ा बहुत। हालांकि सिख कभी डरते नहीं, लेकिन बीमारी के कारण थोड़ा सा डरा हुआ है। वो सोया पड़ा है, और लहना सिंह जो है वह उसको जी जान से सेवा में लगा हुआ है, उसकी सेवा में। उसके पहरे पर खुद पहरा देता है। पूरे खंदक में नाले की पानी आती है, मतलब कमर भर पानी में सब सिपाही समझिए कि वहीं खड़ा रहता है। ना बैठने के लिए सूखी जगह है, ना तो वहाँ बेहतर कोई सुख सुविधा है। बस एक खंदक है, खाई है, गड्ढा है जिसको ऊपर से ढक दिया गया है, और उसी गड्ढे में वो लोग बैठ करके रह रहे हैं, और सामने एक सिपाही हमेशा पहरा देता है। तो लहना सिंह बोधा सिंह के पहरे पर खुद पहरा दे देता है, उसको सुला के रखता है। अपना पूरा कंबल, जो 2 कंबल मिला हुआ वो कंबल उसको दे देता है। या मैंने कहीं हर प्रकार से उसकी सेवा में वो लगा रहता है।
और इसी बीच में कुछ कुछ देर तक ये लोग अपना हंसी ठिठोली भी करते हैं। जब खंदक में पानी भर जाता है नाले का तो उसको निकाल करके बाल्टी से फेंक रहा है, तो उसमें एक विदूषक था, मतलब हंसी ठिठोली करने वाला जो पलटन का होता है, जिसको हम लोग नहीं कहते हैं कि अपना टीम में कॉमेडियन होता है, सबसे मजाकिया आदमी, तो वो हमेशा मजाक करते रहता है। तो इस स्थिति में भी वो मजाक में बाल्टी से पानी लेकर के फेंकता है गड्ढे से बाहर, तो कहता है कि हम जो है जर्मनी वालों का तर्पण कर रहे हैं, मतलब श्राद्ध कर रहे हैं, बाल्टी से पानी फेंक फेंक करके। सब खुश हो जाता है। तो बोधा सिंह के हर पहरे पर लहना सिंह अपने आप को न्योछावर किए हुए है, उसके पहरे पर खुद खड़ा रहता है, उसको सुला के रखता है, अपना कंबल उसको दिया हुआ है। उस हर फौजी को 2 कंबल मिला हुआ था, हर आर्मी को। तो वो अपना 2 कंबल जो है बोधा सिंह टीन लगा दिया, नीचे चूँकि पानी था, बिस्कुट वाला टीन बिछा दिया है, और उस पर 2 कंबल बिछा करके बोधा सिंह का उसको सुला दिया और अपना दोनों कंबल उसको ओढ़ा दिया है। और ऊपर से जो ओवरकोट आता है बड़ा वाला, जिसको कहते हैं वर्दी, वो वर्दियों उतार के उसको दे दिया है कि भाई तुम पहनो, तुमको ठंडा लग रहा है। मतलब कहिए कि जरा सा भी उसको दुख होने नहीं देता है। बिल्कुल अपने बेटे की तरफ बोधा सिंह का जो है वह देख रेख करता है। क्यों करता है, किस लिए करता है, ये आगे पता चलेगा, ठीक। लेकिन उसको उसमें बहुत प्यार से रखता है। कुछ देर के बाद जब पहरे को बदलने की बात आती है, तो लहना सिंह पहरा दे रहा है, तो बोधा सिंह अचानक जो लेटा हुआ था वो चिल्लाता है पानी पिला दो। तो लहना सिंह तुरंत उतर के कटोरे से पानी उसके मुंह में लगाता है और पूछा कि भाई कैसी तबीयत है। तो कहा तबीयत क्या कहें, तुम यदि माँ की तरह देख रेख नहीं करते तो कब का हम मर गए होते, तुम तो हमको मरने भी नहीं दे रहे हो, ठंड लग रहा है, कपकपी छूट रही है। तो लहना सिंह कहता है कि ऐसा करो कि हम अपना वाला जो जर्सी है तुमको दे देते हैं। तो बोधा कहता है नहीं नहीं नहीं, पागल हो गए हो, एक तो इतना ठंडा है, पहले से तुम अपना दोनों कंबल हमको दे दिया है, अपना ओवरकोट भी हमको, अब तुम वर्दी दे देगा तो तुम ठंडे में मर जाएगा। तो लहना सिंह कहता है नहीं समझा, अंग्रेजी मैम जर्सी बुन बुन के भेज रही हम लोगों के लिए। अंग्रेजी मैम मतलब बर्मा की जो महिलाएं थी वो समझती थी कि ये लोग हमारे देश को बचाने आया है, यानी उसके बदले में ये लड़ने आया है। हिंदुस्तान के लोग, सिख लोग जो, तो उसको बड़ा प्रेम करता था वो लोग। राजा कहती थी कि राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो वो इसको राजा समझता था कि जो हम लोगों के लिए दूर से हिंदुस्तान से लड़ने आ गया। वो लोग बहुत इन लोगों का इज्जत करती थी। वो महिलाएं उनके बगीचे में रहती थी तो दूध फल आदि कुछ देती थी, तो उसका पैसा वैसा नहीं लेती थी। तो लोग आपस में चर्चा करता। तो वही कहा लहना सिंह की स्वेटर बना बना करके भेजा गया, तुम चिंता मत करो, मेरी जर्सी तुम ले लो। और ज़बरदस्ती अपना जर्सी उतार करके उसको दे दिया और अपना केवल एक कुर्ता पहन करके उतना ठंडा में घुटने भर पानी में खड़ा है पहरे पर। स्वेटर की कथा केवल कथा थी, स्वेटर तो कुछ था नहीं, कहीं उसको सिर्फ समझाने के लिए ये जर्सी ले ले मेरा, इसलिए उसको कहा गया। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। कुछ देर के बाद जब रात होती है, आधी रात जब होती है, तो अचानक लहना सिंह को आवाज़ सुनाई देती है, सूबेदार हजारा सिंह। तो पहरे पर कौन खड़ा है? कौन खड़ा है पहरे पर? लहना सिंह खड़ा है। तो लहना सिंह अंधेरे में तो चेहरा दिखता नहीं कौन बोल रहा है। उर्दू में बोला तो समझा कि कौन, लप्टन साहब? तो कहा हाँ। का हुक्म हुजूर, पहरे पर मैं ही हूँ, क्या हुक्म है? तो कहा देखो यहाँ से 2 मील पूरब दिशा में कोने पर जर्मन फौजियों का एक बंकर है। यहाँ तुम लोग 60 सिपाही हो, 50 लोग लेकर के, 10 लोग को यहाँ छोड़ दो, 50 लोग को लेकर के जाओ। आगे 10 फलांग की दूरी पर मोड़ पर मैंने 50 सिपाहियों को छोड़ रखा है, उनके साथ मिल करके जाओ, जर्मनी का वो बंकर, उस पर हमला करो और हमला करके वो बंकर जीत करके वहीं रहना जब तक अगला आदेश नहीं मिलता है तुम। तो सारे लोग तो लड़ने के लिए उतावले थे सिख भाई। अब आदेश आ गया लड़ने का, लेकिन जाना कितने लोगों को है? केवल 50 लोगों को है। 10 लोग रहेंगे बंकर में। तो सब लड़ने लगा आपस में कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हम रहबे नहीं करेंगे यहाँ। मतलब लड़ने जाएंगे तो शरीर में फुर्ती आएगी, गर्मी आएगी, यहाँ पड़े पड़े तो ऐसे मर जाएंगे।
ठंडी लग जाएगी और मर जाएंगे। तो जाड़ा से मरने वाले को मुरब्बे, यानी जाड़ा में निमोनिया पकड़ लेगा और निमोनिया से जो मर जाएगा उसको मुरब्बा। अर्थात जब कोई सिपाही शहीद होता था तो कंपनी सरकार उसको उपजाऊ ज़मीन देती थी। जैसे अभी कोई शहीद होता है तो उसको सरकार पैसा देती है ना, तो उस समय उसको ज़मीन दी जाती थी कि इतना ज़मीन इस शहीद का हो गया, इस पर खेती करो। तो उसको कहा कि ये मुरब्बा है, मतलब ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो जो शहीद होकर मरेगा उसको मुरब्बा मिलेगा, जो निमोनिया से मर गया उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। लड़ते लड़ते मर जाओ तो बहुत कुछ मिलेगा, वो ज़मीन मिलेगी आपको। तो कहा हम लोग यहाँ तो जरे से मर जाएंगे, लड़ना है तो चलो लड़ते हैं। सब लड़ने लगा आपस में, हम जाएंगे तो हम जाएंगे। किसी तरह से समझा बुझा करके लहना सिंह भी अपना बंदूक हेनरी मार्टिन नाम का जो बंदूक होता था, राइफल, वो तैयार करके गोली वोली कंधे पर लेता है कि हम भी जाएंगे लड़ने। तो हजारा सिंह इस बात को जान रहा था कि ये मेरे बेटे का देख रेख करता है। तो हजारा सिंह उसको इशारे से कहा तुमको कहीं नहीं जाना, यहीं रुको, बोधा सिंह के पास रुको। 8 लोग और रहे, बाद बाकी 50 लोग वहाँ से चले लड़ने के लिए। जब वो लोग खंदक से बाहर निकलते हैं, बंकर से चल देते हैं, लहना सिंह सिपाही जो है वो पहरे पर खड़ा है। और लहना सिंह की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी, वीर तो था, बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। और कितनी तीक्ष्ण बुद्धि थी, किस तरह का यह व्यक्ति था, इसको बाद में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, इसका वर्णन बाद में करेंगे। अभी कहानी पर चलते हैं। तो वो लोग निकला वहाँ से, सारे लोग बंदूक लेकर के चले। तो लप्टन साहब जो थे, जो आया था आदेश लेकर के, वो सिगरेट निकाल करके देता है इसको पीने के लिए, लहना सिंह को, लो सिगरेट पियो। अब लहना सिंह तो सिख है और सिख कभी सिगरेट पीता नहीं, और ये बात लप्टन साहब जानते थे, क्योंकि लप्टन मतलब लेफ्टिनेंट, उसको लप्टन लप्टन कहानी में लिख दिया है, लप्टन मतलब लेफ्टिनेंट होता था। तो ये बात लेफ्टिनेंट साहब जानते थे कि सिख कभी सिगरेट पीता नहीं, और ये हमको सिगरेट दे रहा है, ऐसा कैसे हो गया। तो इसको लगा कि हो सकता है कि दारू के नशे में हमको सिगरेट दे रहे हैं। शराब चूँकि फौजियों को दी जाती थी उस समय ठंडी से बचने के लिए। तो लेकिन शक तो इसके मन में हो गया कि आखिर ये हमको आज सिगरेट क्यों दे रहा है। तो उसने क्या किया, एक सिगड़ी जिसमें आग जलाई जाती थी उसको पास में रखता था हमेशा, वही तापते रहता था, अपना सब चीज़ दे दिया बोधा सिंह को, तो उसी को बेचारा ताप करके रह रहा था। तो उसमें थोड़ी थोड़ी आग थी, तो कहा दीजिए। तो सिगड़ी को ऐसे आगे करके उससे सिगरेट लेता है। तो देखा तो इसका बाल बहुत छोटा छोटा है, चेहरा दिखा उतना साफ नहीं दिखा, लेकिन बहुत टोपी उपी लगाया हुआ था ठीक से नहीं दिखा, लेकिन बाल दिखा तो उसको थोड़ा और डाउट हुआ कि लेफ्टिनेंट साहब के बाल तो बड़े बड़े थे, इसका तो देखते हैं कि फौजियों की तरह कटा हुआ छोटा छोटा बाल है, हो ना हो दाल में कुछ काला जरूर है। अब देखिए वो क्या दिमाग लगाता है। तो कहता हुजूर हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। तो कहा जब युद्ध समाप्त हो जाएगी तब जाएंगे। कहा ओह, हिंदुस्तान की बड़ी याद आती है, आपके साथ जो गए थे शिकार खेलने के लिए, नीलगाय का शिकार खेलने गए थे, क्या गजब का वो कारनामा था आपका, बाप रे बाप। आपका एगो मियाँ खान सामा था नौकर, आप गधे पर बैठ करके जा रहे थे और आपका नौकर चला गया मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। देखिए उसकी बुद्धि, वो जानता था कि यदि ये जर्मन है, धोखे से हम लोग के पास आया तो इसको हिंदू और मुसलमान के बारे में कुछ पता नहीं होगा। क्या कह रहा है कि आपका मुसलमान खान सामा, खाना बनाने वाला है ना, मंदिर में चला गया जल चढ़ाने के लिए। तो वो कहता है हाँ ठीक है कह रहे हो, हमको याद है, हमको याद है। अब ये समझ गया कि ये तो पक्का जो है जर्मनी का कोई व्यक्ति है। मेरा लेफ्टिनेंट जो था या तो वो मारा गया है या पकड़ा गया है, उससे हमारे सूबेदार का नाम पूछा गया और उसी का नाम लेकर के अंदर आया है। तो कहा सर आप जो गए थे गधे पर चढ़ के शिकार खेलने के लिए, नीलगाय को जो मारे थे, नीलगाय का सींग कितना बड़ा बड़ा था, बाप रे। नीलगाय को सींग होती है? तो कहा कि नीलगाय का सींग जो था 2-2 फुट का एकदम, कह रहे नहीं 2 फुट का नहीं था, 2 फुट 4 इंच का था, वो बता रहा लेफ्टिनेंट। तो कहा अच्छा बेटा तुमको तो हम समझिए रहे हैं, तुम कितना बड़ा सींग वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो उसको पूछा कि 2 फुट का सींग जो था सर, तो कहा 2 फुट का नहीं था, 2 फुट 4 इंच का था। समझ गया कि हाँ तुम कौन हो, हम समझ रहे हैं। तो उसको कहा कि तुम सिगार नहीं पी रहा है जी, सिगरेट नहीं पी रहा है। लेफ्टिनेंट उसको पूछा तो कहा लाते हैं, माचिस लेके आते हैं, दिया सलाई लेके आते हैं हुजूर, तब पिएंगे। तो गया अंदर। तब तक ये सारी बात को समझ चुका था कि ये आदमी लेफ्टिनेंट नहीं है, ये जर्मनी के फौज का कोई अफसर है। उसने हमारे लेफ्टिनेंट को पकड़ लिया है, उससे नाम पूछ लिया है, और वास्तव में वो वही था, उसका दुश्मन था। अब लहना सिंह समझ गया कि खुले में मेरे साथियों पर हमला होगा और यहाँ बंकर पर हम लोगों पर हमला होगा, यानी कुल मिलाकर के जितने लोग हैं सारे हम लोग मारे जाएंगे। देखिए कितनी बुद्धि उसकी तीक्ष्ण है लहना सिंह की। ये कैसे पता लगा कि आदमी कौन है, उसको तुरंत पेंच में फंसा लिया। मुस्लिम कहीं मंदिर में जल चढ़ाने जाएगा और नील गाय को सींग होती है, तो वो तो समझ गया कि आदमी। तब अब वो भीतर ही भीतर योजना बनाता है कि आखिर करना क्या है, कैसे अपने साथियों को बचाया जाए। देखिए उसकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है। तुरंत अंदर गया खंदक में। हाँ 50 आदमी निकल चुका था हजारा सिंह के साथ। तो खुले में उस पर हमला होगा, उन 50 पर, और यहाँ खंदक में इन 10 पर हमला होगा। तो जब अंदर जा रहा था तो एक सिपाही से पैर टकराया तो सिपाही कहता है कि कौन है? लहना सिंह। अरे यार सोने भी नहीं देता है। तुरंत तो अभी आंख लगी थी। कहा है क्या, कौन सा जुल्म हो गया जो हमको जगा रहे हो? कहा जुल्म नहीं हुआ है, मौत आई है सबकी, और लेफ्टिनेंट साहब के रूप में आई है। उसको सारी कहानी बताई गई। वो वजीरा सिंह था। कहा ऐसे रेंगते हुए निकलो कि पत्ता भी नहीं खड़के, अगर आवाज़ हुई तो समझ जाएगा कि किसी को भेजा है। तुम इस तरह से निकलो और जा कर के देखो, पैर का निशान देखते देखते जाओ। अभी वो लोग दूर नहीं गए होंगे, उन लोगों को जाके कहो सूबेदार साहब को कि वो सब कहानी है, कुछ नहीं है, आप लोगों पर बाहर हमला होगा और यहाँ हम लोगों पर हमला होगा, इसलिए लौट जाए वो लोग, तुरंत जल्दी लौट जाए। तो वजीरा सिंह कहता है कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ तुम लोग 8 बचोगे, एक पहले से बीमार है 10 में, तुम लोग 8 आदमी कैसे तुम लोग जो है सामना करोगे यदि हमला हुआ तो कहा रहे एक सिख जो है 1.25 लाख के बराबर होता है, देख लेंगे, जाओ तुम जल्दी खबर करो साथियों को, नहीं तो उनकी जान नहीं बचेगी। वजीरा सिंह रेंगते रेंगते खंदक से निकलता है नाले से बाहर, और लहना सिंह आता है जहाँ लेफ्टिनेंट है। तो देखता क्या है कि वो 3 बम अपने पॉकेट से निकाल करके खंदक में लगा रहा है, बंकर में, और उसमें तार सेट किया है। जैसे उसमें माचिस जल लगाता, इसके पास जो राइफल थी, एक राइफल का हुमच के उसका कुंडा दिया उसके कोहनी में, सड़ा कुंडा। लेफ्टिनेंट गिरा तो दूसरा कुंडा उसके कनपट्टी पे एकदम बढ़िया से मारा, तो हो गया बेहोश हो गया। तो फिर उसका पॉकेट चेक किया, ओवरकोट ऊपर वाला पॉकेट चेक किया, तो उसमें एक डायरी मिली, कुछ पेपर था, सबको उठा करके अपने पॉकेट में रखा, उसके सामने बंदूक टिका करके बैठ गया। बम में आग नहीं लगा पाया, आग लगाने जा रहा था तो कोहनी मारा उससे, राइफल के कुंदे से, तो उसके तरफ बंदूक लगा करके बैठा है। थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा वो सचेत होता है वो लेफ्टिनेंट। तब लहना सिंह कहता है कि बाप रे, तुम तो बड़ा विदूषक आदमी है जी, इतना बढ़िया उर्दू कैसे तुम बोल लिया, हम लोग सब धोखा में आ गए। जर्मन होकर कितना अच्छा उर्दू कैसे बोल लिया। आज हम जाने कि मुसलमान जो है मंदिर में जल चढ़ाता है, नील गाय को सींग होता है, बताओ। तो वो इस बीच वो जो लेफ्टिनेंट था जर्मन फौजी, वो अपने कुर्ते में हाथ डालता है। तो इसको लगा कि ठंडा है इसलिए वो हाथ डाल रहा है कुर्ते में, लेकिन वो कुर्ते में हाथ नहीं डाल रहा था, उसके कुर्ते में पिस्तौल थी, वो उसको निकाल रहा था। जैसे उसने कुर्ते में हाथ डाला, पिस्तौल से लहना सिंह पे फायर किया। एक गोली लहना सिंह के जांघ को चीरती हुई निकल जाती है, और लहना सिंह अपने राइफल से फायर करता है 2 गोली में उसका कहानी ख़त्म। लेफ्टिनेंट वहीं पे ख़त्म हो गया। गोली की जब आवाज़ हुई तो जो सिख सो रहे थे 8 सिख धड़ाधड़ जग गए, क्या बात है। बोधा सिंह भी थोड़ा सा उठ करके पूछता है क्या हुआ। तो उसको क्या करे, एक कुत्ता आया था इधर, आवारा कुत्ता था, भूल गया था रास्ता, उसी को मार दिए गोली, तुम सो जाओ। हाँ, जांघ में गोली लग गई।
तो वो हड्डी में नहीं लगी थी, मांस को चीरते हुए निकल गई थी वो गोली, बहुत बड़ा घाव नहीं था। तो उसने अपनी पगड़ी उतारी, आधा उसको फाड़ा साफा को, और फाड़ करके उस जांघ को कस के बांध दिया, जो खून निकल रहा था उससे वो शांत हुआ। सारे लोग आए, सबको बातें बताई गई कि देखो इस तरह की कहानी है, लेफ्टिनेंट को तो हम मार दिए हैं लेकिन हम लोगों पे हमला होगा। अभी ये कह ही रहा था कि 70 जर्मन सैनिक गोली चलाते हुए उधर से आते हैं। तो ये लोग तो पहले से तैयार थे कि हम लोग, तो इन 8 सिखों ने मिल करके पहला हमला नाकाम कर दिया। इधर से गोली चली, कुछ लोग मारे गए। फिर दूसरा हमला हुआ, उसको भी नाकाम कर दिया। दूसरी बार गोली चली, उसको भी नाकाम कर दिया। लेकिन लोग तो 8 थे और वहाँ 70 की संख्या थी, और वो लोग खड़े थे, माना वो लोग जो है देख देख करके टिका करके मारते। तो लहना सिंह का जो निशाना था बड़ा पक्का था। सारे लोग लेट करके गोली चला रहे थे और ये खड़ा होकर एकदम तक तक करके मार रहा था, सब गोली में सब सिपाही मरना है। लेकिन लोग 8 हैं, लड़ाई चलेगी कब तक। और इधर वजीरा सिंह जो है वह पैरों के निशान को देखते देखते उस टुकड़ी तक पहुंचता है और उसको सारी बातें बताई जाती हैं। अब इन लोगों को लगा कि अब हमला हम लोग रोक नहीं पाएंगे, तीसरा हमला। और वो लोग जो थे 70 की संख्या में थे, तो वो अपने साथियों की लाशों को उठा करके आगे कर देते थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। तो गोली लगेगी तो उसी लाश को लगेगी, हमको नहीं लगेगी। इधर 8 लोग हैं। फिर हमला हुआ। संयोग से देखिए कि इधर 8 लोग और पीछे से उधर 50 लोग, वो लोग उधर से घेर लिया, ये लोग इधर से, मतलब बीचे में जर्मन सिपाही फंस गया। अच्छी लड़ाई चली, खूब गोलीबारी हुई। 70 के 70 जर्मन सिपाही मारे गए और 15 सिपाही सिख के मारे गए और कुछ घायल हुए। लड़ाई खत्म। लेकिन इस बीच लहना सिंह को एक ज़बरदस्त गोली उसके पेट को चीरते हुए निकल चुकी थी, यानी कि उसको ज़बरदस्त घाव लग चुका था। बोधा सिंह को उठने नहीं दिया गया कि भैया तुम लेटे रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लहना सिंह ने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी कि उसको एक गोली लग चुकी है। उसने अपना आधा बचा हुआ पगड़ी उतारा और उस घाव पर मिट्टी लगा करके, जो गोली लगी थी उसमें मिट्टी ठूस दिया कि उससे पता नहीं चले किसी को, और वो साफा उसमें बांध लेता है ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले। जब गोली चलती है तो दूर तक आवाज़ जाती है, और वहाँ से जो 8-10 किलोमीटर पीछे का जो बंकर था वहाँ तक आवाज़ आई। तो उन लोगों ने क्या किया कि उसको पता चला कि आगे वाले बंकर पे युद्ध हो रहा है। तो उन लोगों ने 2 डॉक्टर और 2 गाड़ी, बैलगाड़ी या जो भी गाड़ी रही होगी फौजियों को ले जाने के लिए, 2 गाड़ी भेज दी वहाँ पर। 1-1.5 घंटे के बाद वो दोनों गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती हैं जहाँ 77 सिख राइफल्स की वो टुकड़ी थी। एक गाड़ी पर लाशों को बोझा जाता है, 15 लोग जो मारे गए थे सिख, और एक गाड़ी पर घायलों को लोड किया जाता है। तो सूबेदार जान रहा था कि इसको एक गोली लगी है जांघ में लहना सिंह को, लेकिन लहना सिंह कहा कि नहीं इसमें कोई गोली वोली नहीं लगी है, थोड़ा सा घाव है, ख़त्म हो जाएगा, सुबह हम पट्टी करा लेंगे, आप जाइए। सूबेदार के साथ सारे लोगों को, यहाँ तक कि बोधा सिंह को भी, जिसकी तबीयत खराब, उसमें लिटा दिया गया। जितने लोग और घायल थे सबको उसमें, लहना सिंह उसमें नहीं बैठा। वो जानता था कि यदि हम बैठे तो किसी एक को रहना, या तो सूबेदार को रहना पड़ेगा या बोधा सिंह को रहना पड़ेगा, और अगर हम नहीं जाते हैं तब ये दोनों इस गाड़ी से यहाँ से चला जाएगा। तो उसने त्याग किया जो पहले से करते आ रहा था। खुद को कहा कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कीजिए, आप लोग यहाँ से जाइए। तो एक गाड़ी में लाशें भरी गई, एक गाड़ी में घायल और सूबेदार जो हजारा सिंह था उसको लोड किया गया, और एक गाड़ी में ये सब मिला के 2 गाड़ियाँ वहाँ से चल पड़ी। जब गाड़ियाँ निकल गई तब तक थोड़ा थोड़ा जो है सुबह थोड़ी थोड़ी हो चुकी थी। तो वजीरा सिंह वहाँ पे खड़ा था, और जैसे गाड़ी आँखों से ओझल होती है तो लहना सिंह लड़खड़ा के गिर जाता है। तो वजीरा को पता था कि इसके चक्कर में जान दे रहा है, बोधा के चक्कर में ये जान दे रहा है, लेकिन उसको भी पता नहीं था कि इसको एक लंबी गोली लग चुकी है, पसली का आर पार हो चुकी है, पेट को चीरते हुए निकल चुकी है राइफल की गोली, इसका बचना मुश्किल है। और ये बात लहना भी जानता था, यदि हम अभी अस्पताल नहीं गए तो फिर मेरा बचना मुश्किल है। लेकिन चूंकि उसको बोधा सिंह और हजारा सिंह को भेजना था उस गाड़ी से, इसलिए उसने ये बात किसी से नहीं बताई।
जब वो लड़खड़ा के गिरता है तो वजीरा दौड़ के आता है, तो कहा क्या हुआ? कहा थोड़ा पानी पिला दो और ये साफ़ा खोल दो। तो उसको पानी पिलाया वजीरा ने, और जैसे साफ़ा खोला तो ब्लड एकदम पूरा जो है वहाँ से निकलना शुरू। तब वजीरा को लगा कि अच्छा इसको तो बढ़िया से गोली लग चुका है गो। तो वजीरा रोने लगता है कि ये तुमने क्या किया? लहना कहता है मत रो, रोने का ये क्षण नहीं है, हमको थोड़ा सा अपनी गोद में लिटा लो, तुम मेरा सिर अपनी गोद में रखो। तब लहना सिंह की सारी स्मृति, जब मनुष्य मरने को होता है, अंतिम क्षण में होता है, तो उसने कितने पाप, कितने पुण्य, कितने अच्छे कर्म के हैं, सब उसके नज़र पे जो है तैरने लगता है, याद आने लगता है। तो लहना सिंह को सारी कहानी याद आती है। वजीरा सिंह उसका सिर अपने गोद में लेकर के बैठा हुआ है और लहना याद कर रहा है। याद आता है अमृतसर का वो बाज़ार, ये वही लड़का था जिसने कभी किसी से प्रेम किया था। लहना सिंह वही लड़का था, बाद में फौजी बन गया था। वो सारी कहानी उसके स्मृति पटल पर याद आती है। लड़की की तो शादी उसी समय हो चुकी थी जब ये फौजी में भर्ती नहीं हुआ था, तो उसीलिए झगड़ा किया था दुकान वाला सबसे। वहाँ भी चलेंगे हम लोग, कहानी ख़त्म होने देते हैं, फिर क्वेश्चन चलेगा। तो जब ये छुट्टी में घर गया था लहना सिंह, तो उसको चिट्ठी मिली कि प्रथम विश्व युद्ध जारी हो गया है, इसमें आपकी टुकड़ी को जाना है, आपकी छुट्टी रद्द की जाती है, आप आकर के रिपोर्ट कीजिए। तो पंजाब के अमृतसर से जो जा रहा था रिपोर्ट करने, तो वहाँ एक चिट्ठी इसको और मिली, इसके सूबेदार की चिट्ठी, कि जब हम युद्ध पे जा रहे हैं हम लोग, तो मेरे घर होकर के आओ, साथे चलेंगे। तो लहना सिंह पहुँचा उसकी हवेली पर, हजारा सिंह की हवेली पर पहुँचा, जो सूबेदार था। दुआ सलाम हुआ, बैठे बाहर में। हजारा सिंह तैयार होकर के जो है जाने को था, और उसका पुत्र भी बोधा सिंह, वो भी दोनों युद्ध पर जाने को था। जैसे बाहर निकले तो हजारा सिंह कहता है कि अरे लहना सिंह, सूबेदारनी तुमको पहचानती है, जाओ जाके मिल लो। तो इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो कभी मिलिट्री कैंपस में रही नहीं है, हमको कैसे देख लिया जी। लेकिन आदेश था, और चूँकि घर पे आया हुआ था तो गया। जीने की एक परत थी, मतलब पर्दा था, पर्दा के उस पार सूबेदारनी बैठी है, इस पार लहना सिंह है। सूबेदारनी पहला प्रश्न करती है, मुझे पहचानते हो? लहना सिंह कहता नहीं, हम कहाँ से पहचानेंगे आपको, हम तो कभी देखे भी नहीं हैं। कहा याद है अमृतसर का वो बाजार, रेशम से कढ़ा हुआ सालू, याद है? लहना सिंह का हाँ ये तो याद है। तब लहना सिंह जान गया, अच्छा ये वही लड़की है, इसकी शादी बाद में सूबेदार से हुई थी। तो पूछा कि कहिए क्या कह रहे हैं। अब देखिए कि वो प्रेमिका जिस प्रेम को कभी पूर्ण होना था, पूर्ण नहीं हो पाया, किसी और से ब्याही गई और आज मिली है। अब वो क्या कहती है कि मेरे तो भाग्य फूट गए, सरकार में ये नौकरी करते थे, युद्ध का समय आ गया, एक बेटा बचा है, और थे तो सब बीमारी में ख़त्म हो गया, एक बेटा बचा है, वो भी अब युद्ध पर जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। पति भी युद्ध पर जा रहा है, पुत्र भी युद्ध पर जा रहा है। तुम मुझे एक वचन दो, जिस तरह से तुमने घोड़े के टाप के नीचे आने से मुझे बचाया था, मेरे पति और मेरे बेटे को हर कष्ट से बचाओगे। लहना सिंह चूँकि उसने प्रेम किया था, और आज भी उसके जेहन में कहीं ना कहीं, इसकी भी शादी हो चुकी है, लहना सिंह की भी शादी हो चुकी है, इसको भी एक बेटा है, लेकिन फिर भी जो पहला प्यार है, जो प्रथम प्रेम है, उस प्रेम की अनुभूति उसको होती है। तो लहना सिंह कुछ नहीं कहता, कहा ठीक है मैं देखूंगा, ऐसा कोशिश करूंगा मैं इस तरह की। लेकिन वो सूबेदार नहीं कहते कि तुम वचन दो कि मेरे बेटे और मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे रहते कुछ नहीं, तुम उसकी रक्षा करना। लहना सिंह वचन दे देता है, और इसी एक वचन की रक्षा करते हुए अंततः क्या करता है, वो मर जाता है। वो जा सकता था बोधा सिंह की जगह पे, वो जा सकता था हजारा सिंह की जगह पे अपने इलाज के लिए, अपनी जान बचाने के लिए,
मैंने आरंभ में ही कहा था कि प्रेम समर्पण का नाम है, जिसमें अपने आप को न्योछावर कर दीजिए। यदि आप किसी से प्रेम करते हो, चाहते हैं कि वो भी हमसे प्रेम करे, हम जितना उससे प्यार करते हैं वो हमसे इतना प्यार करे, तो ये प्रेम नहीं है, तब तो ये लेन देन का मामला है, तब तो ये व्यापार हो गया। लहना सिंह को क्या मिला था? कुछ मिला? उसने जिस सूबेदारनी से, जिस लड़की से प्रेम की, उससे उसकी शादी नहीं हुई, शादी किसी और से हुई, लेकिन कभी उसने उससे प्रेम किया था। इस प्रेम को निभाने के लिए, उसके वचन को निभाने के लिए उसने अपने प्राण तक त्याग दिए। बोधा सिंह को कभी पहरे पर खड़ा होने नहीं दिया, अपना जितना कपड़ा था सब उसको दे देता था। ये तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। और जाते जाते सूबेदार से कहा कि हुजूर, इस बार जब घर जाइएगा तो सूबेदारनी को कह दीजिएगा कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। तो हजारा सिंह रोने लगता है जाने के क्रम में कि दोनों मिल के साथ चलेंगे, तुम ही अपने सूबेदारनी को जो कहने को होगा कह देना। उसको पता नहीं कि इसको तो गोली लग चुकी है। लहना जान रहा था कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। एक लंबी सांस आती है, वजीरा सिंह रो रहा है, उसकी गोद में इसका सिर है। तो लहना आवाज़ देता है, कौन? कीरत सिंह। कीरत सिंह इसके बेटे का नाम था। तो वजीरा समझ गया कि अपने बेटे को ढूंढ रहा है। अब अंतिम क्षण में ये आ गया, अपने बेटे की याद आ रही है इसको। तो उस वजीरा ने कहा, हाँ बोलो। तब लहना की चेतना जागती है और कहती है, अच्छा वजीरा, और ठीक ऐसा करना कि इस बार जब गांव जाना तो अपने भतीजे के साथ बैठ कर के मैंने एक पेड़ लगाया था, अब वो बड़ा हो गया होगा, उसमें आम फल गए होंगे। अब जब उसका जन्म हुआ था तो उसी समय मैंने वो पेड़ लगाया था, तुम दोनों चाचा भतीजा बैठ के उसमें आम खाना बढ़िया से। इतना बोल करके वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। कुछ दिन के बाद समाचार पत्र में एक न्यूज़ आती है, गोली लगने के घाव से 77 सिख राइफल्स का जमादार लहना सिंह शहीद हो गया। तो ये कहानी थी, उसने कहा था। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा वो नहीं था, लेकिन फिर भी प्रेम क्या होता है, समर्पण किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं, ये उसने दिखा दिया कि एक वचन के लिए जिस